गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था दो बैलों की कथा, और मैंने उसकी समरी की भी समझाई थी और मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराया था और पूरी तरह से हमने डिस्कस भी उसको किया था। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 लहासा की ओर, जिसको लिखा है राहुल संकृत्यायन ने। आइए सबसे पहले हम राहुल संकृत्य जो राइटर हैं उनकी जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म। इनका जन्म है 9 अप्रैल और 1893 ईस्वी को हुआ था। 9 अप्रैल 1893 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल को 1963 ईस्वी में। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारी इन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा विधान, बहुत सारी कहानी लिखी, लेकिन हम इनकी रचनाएं प्रमुख देखते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, 22वीं सदी, घुमक्कड़ शायद आदि। और भाषा, स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इन्होंने ये बहुमुखी प्रतिभा के ज्ञानी थे और बहुत सारी भाषाओं को कमांड थे इनको। ये बहुत अच्छा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, मतलब तमाम सारी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञानी थे, इसलिए इनको महापंडित के नाम से कहा जाता था। इनको उपाधि मिली थी महापंडित। अब आइए हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। तो पाठ का सार यानी कहानी, जो समरी है इसकी, तो हम इसकी कहानी आइए हम बताते हैं कि इसमें राहुल संकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर के तिब्बत गए, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थी और रास्ते में पुराने किले भी थे और पुराने किले थे रास्ते में, और वहाँ पे फौजियों का भी डेरा था। तो क्या होता है वहाँ पे कि नेपाल से तिब्बत जाने का जो पुराना रास्ता व्यापारी के साथ साथ जो सैनिक रास्ता भी था, और वहाँ जगह जगह फौजी चौकियाँ, किले भी बने थे। इसमें कभी चीनी सेना रहती थी और जो बहुत सारे जो मकानात थे वो फौजियों के वो गिर चुके थे। जो आजकल दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक किले में चाय पीने के लिए ठहरता है। वहाँ लेखक वहाँ की वो सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है कि वहाँ पे कोई जाति पाति अछूत नहीं था। वहाँ स्त्रियाँ पर्दा भी नहीं करती थी और घर की जो बहुएं थी या सास थी, वो जो भी आने जाने वाले अतिथि थे, मेहमान थे, उनको चाय बना के देती थी। और मेहमान चाहे तो घर के अंदर जा कर के स्वयं भी चाय बना सकता था, खुद भी चाय बना सकता था। यानी वहाँ का जो सामाजिक स्थिति थी, समाज था वहाँ पे, वहाँ पर्दा पर्दा नहीं था। सारे लोग बिल्कुल फ्री होकर के आज़ाद रहते थे। अब लेखक के साथ जो है एक मंगोल भिक्षु था जिसका नाम सुमति था। यात्रा के दौरान सुमति की जान पहचान के वहाँ पे अनेक लोग रहते थे, क्योंकि सुमति अक्सर वहाँ पे आया जाया करता था। तिब्बत में जो डांडे था, डांडे जगह का नाम है, वो काफ़ी खतरनाक जगह थी और बिल्कुल निर्जन था। वहाँ पे कोई रहता होता नहीं था। यह 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ कोई भी आसपास गांव भी नहीं था, इसलिए वहाँ पे आदमी देखने को नहीं मिलते थे। ऐसे स्थान डाकुओं के लिए बहुत ही सुरक्षित थे। अब ऐसे निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता था। कोई भी किसी को मार देता था कोई डाकू, और वहाँ पे लोग उसकी परवाह भी नहीं करते थे। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लोग पिस्तौल, बंदूक आम बात ही लेकर घूमना। हथियार का कानून न होना मतलब वहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कराइए या लाइसेंस लीजिए या आप जो है किसी तरह का जो हथियार लेके घूमिए, तो उसका जो है सरकारी परमिशन होना ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे आम इंसान जो थे पिस्तौल, बंदूक, लाठी डंडे लेकर के घुमा करते थे। अब अगला पड़ाव 16-17 मील दूर था। लेखक सुमति घोड़ों पर सवार होकर के ऊपर की ओर चले, जो बहुत ही ऊंचाई पे था। काफ़ी ये थक चुके थे। रास्ते में एक डांडे पर उन लोगों ने चाय पी। डांडे के देवता को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब उन्हें उतराई पे चलना था। अब घोड़ा जो बिल्कुल थक चुका था, इसलिए उसकी चाल हो गई धीमी, वो सुस्त हो गया, धीरे धीरे चलने लगा। देर हो गई जब, और रास्ता जो है क्या हुआ था कि लेखक ने इसी तरह से वो रास्ता भटक भी गया था और वो दूसरे तरफ चला गया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सुमति था उसका घोड़ा काफ़ी तेज था और वो समय से पहुँच गया था। तो जब लेखक को जाने में देर हो गई तो सुमति काफ़ी गुस्से में आ गया था। लेखक ने अपनी जब वहाँ पहुँचा तो समस्या बताई
कि मैं रास्ता भटक गया था इसलिए मुझे देर हो गई। तब जा करके जो सुमति था वो ठीक हो गया, उसका गुस्सा दूर हो गया। और वहाँ पर उन्होंने चाय सत्तू खाया, रात को गरम गरम थुक्पा मिला और तिंगरी के विशाल मैदान में वो दोनों पहुँच गए। वो पहाड़ों से घिरा एक टापू मालूम होता था। उस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। सुमति के बहुत यजमान थे, यानी सुमति वहाँ पे आता जाता था, इसलिए यजमान बहुत थे। सुमति उसको बोध गया से लाए कपड़े के डांडे बांटना चाहते। डांडे मतलब था ताबीज़। अक्सर आपने देखा गले में लोग ताबीज़ पहन के घूमते हैं, तो सुमति वही काम करता था, गंडे बांटा करता था। तब तेज धूप चमक रही थी। सुमति एक यजमान से मिलना चाहते थे, अतः वह शेखर बिहार की ओर चल पड़े। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु जो नमसे थे, उनका नाम था नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे, यानी अच्छे इंसान थे। वे बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक मंदिर था जिसमें 103 हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक ने यहाँ आसन लगा लिया और बड़े प्रेम से चूँकि लेखक को पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जो पोथियाँ, जो हस्तलिखित पोथियाँ थी, वो लगभग जो है 15-16 शेर की थी, यानी बहुत ही वजनी और भारी थी। तो वो 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति अपने यजमानों के पास चले गए और अगले दिन वो लौट आए। क्योंकि उनका काम हो गया था, इसलिए वो अगले दिन लौट आए। तो गांव वहाँ से बिल्कुल दूर नहीं था। उन्होंने जब देखा, लेखक ने देखा कि सुमति वापस आ गया है, तो वो अपने अपने सामान पीठ पर उठाया और जो भिक्षु नमसे थे उनसे विदाई लेकर के वो अगली अपने यात्रा की तरफ चल पड़े। तो लेखक पुस्तकों को जो पढ़ रहा था उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था और वो जो है पढ़ने के बाद फिर जब सुमति वापस आ गया तो वे दोनों अपने अपने सामान लेकर के फिर वापस अपने यात्रा की तरफ बढ़ चले। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपकी पाठ का सार रहा ये कहानी, और नेक्स्ट डे हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे और इस कहानी को, इस समरी को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। थैंक यू।